हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता है। स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई वालों ने आपका सैंपल पेपर निकाल दिया है, तो आज हम उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सैंपल पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है आपके जो मार्क्स आएंगे वो 40 मार्क्स का ये एग्जाम है। आपको जो टाइम अलॉट होगा वो होगा 90 मिनट्स, ठीक है। और इस पेपर में जो आपका टर्म 1 का पेपर है, इसमें आपके स्टूडेंट्स 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फिर फर्दर लिखा हुआ है जो सेक्शन ए है उसके अंदर कितने एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यू, और आपको कोई भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 एमसीक्यू हैं, आपको कोई भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 10 एमसीक्यू हैं, आपको कोई 8 करने हैं अटेम्प्ट। सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और सब क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो इक्वल मार्क्स के हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखा जाए कि हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं। फर्स्ट सेक्शन से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड सेक्शन से भी आपको कितने करने हैं, 16 अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट सेक्शन से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो जब आप इनको सबको प्लस करो तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सबके इक्वल मार्क्स हैं, मतलब 1 मार्क एमसीक्यू आपको पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होने वाला है एमसीक्यू के हिसाब से। बस आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना है। मैं जैसे कि आपकी एमसीक्यू की सीरीज करवा रहा था, तो वो भी अभी मैं आपकी कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले हम ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने सेक्शन ए के पास। तो आप सेक्शन ए में पढ़ लो। सेक्शन ए में आपको क्या दिया हुआ है, आपको सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या आपके पास आपको दिया हुआ है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, और ये ब्रैकेट क्लोज। आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सबने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, बार वाले साइन को वैसे ही रखेंगे, ये π/3। अब साइन -1/2 कब होता है बताओ, साइन कब होता है 1/2, 30 पे, और 30 को क्या बोलते हैं, π/6। लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसे, साइन π/6 को बोलते हैं साइन 30, और साइन 30 में 1/2 हो जाता है, और माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब आपको इतना पता है कि जो हमारा साइन फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है। जो साइन फंक्शन है ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की खास बात क्या होती है, जो ऑड फंक्शन होता है वो जो माइनस होता है उसको अपने एंगल में ले सकता है। ऑड फंक्शन माइनस को अपने एंगल में ले लेता है, मीनिंग साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ, ये हम कर सकते हैं। तो ये जो बार वाला माइनस है इसने इसको अपने एंगल में ले लिया, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, ये जो साइन इनवर्स है और ये जो साइन है, ठीक है, ये एक इनवर्स फंक्शन है और एक सिंपल फंक्शन है। तो जब ये दोनों ऑपरेट होंगे आपस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, साइन π/3। जब आपने साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर दिए तो ये बाहर वाला माइनस, ये अंदर वाला माइनस, π/6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर ये आ जाएगा साइन π/3 माइनस माइनस हो गया प्लस π/6। अब देखो π/3 कितना होता है, 60, और π/6 कितना होता है, 30। तो ये कितना आ गया आपका, साइन 90, और साइन 90 आप सबको पता है क्या होता है, 1। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर आना है, डी ऑप्शन आना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक चीज और बताऊंगा, जब मैंने इधर साइन और साइन कैंसिल किए तो एक चीज और आपको याद रखनी होती है कि जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज, मतलब उसके आंसर कहां से कहां पे आ रहे हैं, -90 to 90 के बीच में ही आते हैं। तो पहले आपको ये भी देखना है, कैंसिल करने के बाद जो एंगल आपको पास मिल रहा है वो क्या -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। आप देख सकते हो -30 इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, तो इसलिए मैंने कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। अगर आपको इस चीज में, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो इसी चैनल में
मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आप उस पे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा 1 मार्क तो आ गया। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप ये अच्छे से समझोगे और देखोगे कि आपको एमसीक्यू किस हिसाब से पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेक्शन ए में पूछा गया है। बोल रहा है इसमें वैल्यू ऑफ के, और के साथ में बताया है नेगेटिव है, लेस देन 0। के क्या बताया है? लेस देन 0। ठीक है, जब लेस देन 0 है तो आप मेरे को ये बताओ क्या डी ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक चीज और, अगर लेस देन 0 है तो ए भी नहीं हो सकता है और सी भी नहीं हो सकता है, तो ये तो आपका आंसर बी ही आएगा। अभी हम चेक करेंगे इसको कैसे आएगा। ठीक है, आपको बोल रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे दिया है, तो आपको पहले फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ये एक फंक्शन दे दिया है। ये बच्चों कब लेना है? जब x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ तो x नेगेटिव है, यहाँ तो x पॉजिटिव है। इन दोनों का मीनिंग ही ये होता है कि x 0 के इक्वल नहीं है। और दूसरी वैल्यू लेनी है 1/2, कब लेनी है? जब x किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, वो किसके ऊपर? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अगर कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 करोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी एफ ऑफ 0 के इक्वल आएगी। ये डेफिनेशन है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मैंने अपने चैनल पे लेक्चर डाले हुए हैं, जिन लेक्चर पे मैंने कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। अब बोल रहा है एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के पास, तो यहाँ तो 0 के लेफ्ट में होगा, यहाँ तो राइट में, और दोनों ही केसेस में अगर लेफ्ट में होगा तो x 0 से छोटा है, अगर राइट में होगा तो x 0 से बड़ा है, और दोनों ही केसेस में आपने कौन सा फंक्शन लेना है? ये फंक्शन। तो आप देख सकते हो ये आपने फंक्शन डाल दिया 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ये आपने फंक्शन डाल दिया x साइन एक्स। और ये किसके इक्वल आया बच्चों? एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 पे क्वेश्चन में ही क्या बोला है? 1/2 लेना है। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। अब देखो, जैसे आप x 0 डालोगे तो आपको पता है जो ये cos 0 बनेगा ये 1 होता है, ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 0 फॉर्म तो आपको बनानी ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपको एमसीक्यू है तो आप एक रूल लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगा सकते हो? एल हॉस्पिटल रूल। ये कब लगता है? जब 0/0 फॉर्म बन रही हो। ठीक है, उस ये एल हॉस्पिटल लगाने से पहले मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा सॉल्यूशन कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा इजी बन जाए। ऊपर वाले को तो मैंने वैसे रखा cos के एक्स, मगर जो डिनोमिनेटर है उसमें मैंने एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक्स से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया भला? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि साइन एक्स बाई एक्स ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। कि जब भी आप लिमिट लगाते हो x अप्रोच टू 0 पे और अंदर साइन x बाई एक्स होता है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी का इधर यूज किया और ये आपका क्या बन गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया? 1, और एक्स स्क्वायर वैसे ही रह गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाऊंगा? एल हॉस्पिटल रूल। ये वाला एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कब लगेगा? जब 0/0 बन रही है। और आप देख सकते हो जब आप इस एंगल में x को 0 डाल लोगे तो cos 0 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0। तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा इसमें? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है बच्चों? एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि जब भी 0/0 फॉर्म बने तो आप क्या करो? एक बार न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएशन करो और दूसरी बार डिनोमिनेटर को करो। ठीक है, तो जब एल हॉस्पिटल रूल इधर अप्लाई किया
तो ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जैसे ही आपने न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएशन की तो क्या बन गया, माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, माइनस साइन के एक्स, और फिर एंगल की वो के आ जाएगी। ठीक है, एंगल की क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। और बेस में जैसे आपने डिफरेंशिएशन की तो बच्चों एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, 2x। तो एल हॉस्पिटल रूल बोलता है एक बार न्यूमिनेटर को और एक बार डिनोमिनेटर को। तो मैंने कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। अब चेक करना है, अब इसमें जीरो डाल के देखो, क्या जीरो डालने पे भी जीरो बनता है, बिल्कुल अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, तब तक करते जाओ जब तक 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर हम जिस स्टेप में पहुंचे हैं उस स्टेप में जो ये के है और जो ये 2 है ये दोनों कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो जो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएंगे। जैसे ये लिमिट से बाहर आ गए तो रिमेनिंग क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेस 0, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इधर क्या आ गया, साइन के एक्स अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, साइन के एक्स अपॉन एक्स आ गया, और इज इक्वल टू कितना है, 1/2। आपने अभी भी अगर जीरो डालोगे तो साइन का एंगल में क्या बन जाएगा, जीरो, नीचे भी जीरो। तो दोबारा क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल, दोबारा क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो जैसे मैंने अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये जो k/2 है इसको तो बाहर रखा। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस kx इंटू के, और नीचे x की क्या होती है, 1, और ये 1/2 वैसे ही रहा। ये जो आपका 1/2 है इसको मैंने वैसे ही रखा। फिर ये जो 2 है और ये जो 2 है ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, k इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस kx इंटू के इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो ये वाला k है, दूसरा आपके पास जो न्यू k आया, ये वाला k, ठीक है, ये k ये भी कांस्टेंट है, तो आप इसको भी बाहर निकाल सकते हो। और जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे लिमिट के, तो बाहर क्या बन जाएगा, के स्क्वायर, क्योंकि बाहर ऑलरेडी के है, तो एक के और आ गया तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर। और अंदर क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस के एक्स। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे आपने cos के x में 0 डाला, अब ये 0/0 नहीं बन रही है, तो आप 0 डाल दो, तो ये कितना आ गया, के स्क्वायर cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के कितना आ गया, +-1। मगर बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो भी के की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 बोल रहा है, हमारी तो के की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, एक तो +1 और एक तो -1। तो लेस देन 0 बोलिए, ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये नहीं आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, देख लेते हैं। आंसर आपका आएगा k इज इक्वल टू -1। तो मैंने आपको बोला था कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज करनी होती है, हमने तो बिना सॉल्व किए ही -1 लिया है, तो ऐसे भी कॉमन सेंस यूज किया करो कभी कभी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब चलेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक स्केयर मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर 2 है। तो आप देख सकते हो सबकी सब मैट्रिक्स कितनी है, 2 ऑर्डर की है। ये फर्स्ट भी 2, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो इसमें एलिमिनेशन का हम मेथड अभी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट है, आपको पता ही है कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कैसे पढ़ी थी, वो किस टाइप में लिख सकते हैं हम उसको, AIJ की टाइप में। और बोल रहा है इस मैट्रिक्स में आपको 1 आंसर लेना है जब I इज इक्वल टू J हो। पहली बात तो आपकी 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये मैंने 2/2 मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, ये आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड, रो सेकंड,
कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम सेकंड। अब बोलते हैं आई और जे जब सेम है तो उधर 1 डालो, सॉरी आई और जे जब सेम है उधर डालो 0, और जब आई और जे सेम नहीं है तो उधर डालो 1। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हो सामने कि ये जो केस है इसमें आई और जे सेम है 1 और 1, और इसमें भी आई और जे सेम है ना। जब इन दोनों में आई और जे सेम है तो आप जब आई और जे सेम है तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, क्या कर लो सब्स्टिट्यूट, आई और जे जब सेम है 0 और 0, और जब आई और जे सेम नहीं है तो क्या डालो 1 और 1। तो बच्चों ये आपकी मैट्रिक्स है ए। मगर उसने पूछा है ए स्क्वायर क्या होगी, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर आपको ऑलरेडी आती है ए इंटू ए, तो कितनी आ गई ये 0 1 1 0 मल्टीप्लाई में फिर क्या आएगी 0 1 1 0, कर दो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 प्लस 1, इसको सेकंड वाली के साथ करना, अब इस वाली रो को ही सेकंड वाली के साथ करना है, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 0। तो देखो 1 और 0 कहाँ कहाँ पे है, इधर 1 0 नहीं है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इधर 1 0 नहीं है ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा निकाल लो, ये और ये वाली कॉलम, तो कितना आएगा 0 आ रहा है ना 0, और लास्ट में 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। तो ये हमने 3 ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट 4th ऑब्जेक्टिव। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अभी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा इसी चैनल पे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब एमसीक्यू पढ़ सकें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। इसमें बोला है के की वैल्यू निकालो और सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ। अगर आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, और दूसरी इसके नाम पे जैसी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अब लिख दो मैट्रिक्स, कितना आ रहा है के 4 8 ट्वाइस के, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या है 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो k इंटू ट्वाइस के, और आपको पता है जब आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हो तो माइनस लगाते हो, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, ट्वाइस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 4 इंटू 8 है उस तरफ चला गया तो ये कितना बन गया 8 इंटू 4 प्लस का बन गया, इस साइड माइनस का था, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो के स्क्वायर कितना आ गया आपका 16। तो आपका के कितना आ रहा है, के आ रहा है आपका ±4। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर दीजिए। अब हम चलेंगे 5th क्वेश्चन पे, और 5th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पे, कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6th चैप्टर से है। कहाँ से है, 6th चैप्टर से ऊपर है, इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर है। और ये क्वेश्चन आपका आया है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले जिसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना हो वो फंक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा स्टेप उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ठीक है, तीसरा स्टेप उस सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ठीक है, और इक्वल टू 0 करने के बाद जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपको निकालनी होती हैं। कभी वो 2 आती हैं, कभी वो 3 आती हैं, वो 4 भी आ सकती हैं, वो 5 भी आ सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिग्री के ऊपर। ठीक है, फिर जो x की वैल्यूज़ आई हैं
उन x की वैल्यूज़ को लेके आपको बच्चों क्या करना पड़ता है, आपको इंटरवल्स बनानी पड़ती हैं। वो जो x की वैल्यूज़ हैं उनको लेके क्या बनाना पड़ता है, इंटरवल्स बनानी पड़ती हैं। वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर उन इंटरवल्स में देखना पड़ता है, जैसे आपकी इंटरवल 2 बन गई सपोज, तो उन इंटरवल्स में देखना पड़ता है कौन सी इंटरवल ऐसी है जिसका साइन पॉजिटिव आ रहा है और कौन सी इंटरवल ऐसी है जिसका साइन नेगेटिव आ रहा है। जिनका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जिनका साइन नेगेटिव आ रहा है उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब मैं इसके ऊपर एमसीक्यू लेके आऊँगा अपने चैनल के ऊपर। अभी फ़िलहाल पेपर में आया इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इतने से कंसेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, फंक्शन लिखो। ये मैंने फंक्शन लिख दिया। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 2x माइनस 4। तीसरा स्टेप है, इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर लो। तो वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इससे x निकाल लो। x कितना आएगा इससे 2। मैंने आपको बोला x डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिग्री पे। अब इधर डिग्री कितनी थी 2, तो x 1 निकलेगा। अगर डिग्री होगी 3 तो x कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब ये जो x निकले हैं, इस x के हिसाब से इसकी इंटरवल को बना दो। तो ये नंबर लाइन x आपका क्या निकला है बच्चों, 2 निकला है। तो ये 2 की लेफ्ट साइड एक इंटरवल बना देनी है और 2 के राइट साइड एक इंटरवल बना देनी है। मतलब जो ये 2 पॉइंट है, ये नंबर लाइन को 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी टू 2 और एक 2 टू इन्फिनिटी। अब आपको चेक करना है इस इंटरवल में फंक्शन का आंसर, मतलब फंक्शन का साइन क्या आ रहा है, और दूसरी इंटरवल में फंक्शन का साइन क्या आ रहा है। ठीक है, और अब देखो, जैसे आपने 2 के इस साइड वाली वैल्यू कौन होती है, 1, आप इधर 1 डालो इधर 1, x की प्लेस में f डैश में क्या डालो, 1 डालो। तो जैसे आपने इधर 1 डाला तो ये क्या आया, 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2। तो ये आपका नेगेटिव साइन आया। मतलब जो इस साइड आपका इंटरवल आ रहा है 2 से छोटा, उस पर आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक डाल दो, 3 डाल दो, इधर क्या डाल दो, 3 डाल दो। तो 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 पॉजिटिव आया। 2 से बड़ा 2.1 डाल दो, 2 इंटू 2.1 माइनस 4 कितना आता है बच्चों, 4.2 माइनस 4, ये भी पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, और जिस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है वो क्या होता है आपका इंक्रीजिंग, और जिस पे नेगेटिव आ रहा है वो क्या होता है डिक्रीजिंग। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 और इन्फिनिटी है, देखो चेक करो, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा, 2 और इन्फिनिटी में। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे होगा, तो आपने इस पे टिक करना था। ठीक है, तो ये दोनों आपने इलिमिनेट कर देने हैं, ए और डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दी ही इनके ऊपर एमसीक्यू भी मेरे चैनल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उधर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए हैं। अब चलेंगे स्टूडेंट 6th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, ये जो 6th क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या रिजल्ट यूज़ हो रहा है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कभी भी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसका फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ऐसा एक एमसीक्यू भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो n है, ये जो n है, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में पढ़ो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 है। मतलब इस केस में जो n है वो कितना हो गया, आपका 3 हो गया। इस केस में जो n है वो आपका कितना हो गया, 3 हो गया। फिर बोला है
कि जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो -4 है और आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ये चीज़ आपको क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला था आपको, जो ऑर्डर है वो 3 है। तो बच्चों सबसे पहले n कितना आ गया, 3। फिर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है -4 और आपको बोला एडजॉइंट निकालो किसका, ए का, फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो अभी मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट की पावर में n-1, डिटर्मिनेंट को वैसे ही रखो n-1, तो 3 -1, तो कितना आ गया बच्चों, डिटर्मिनेंट का स्केयर। अब जो डिटर्मिनेंट है वो आपका कितना है, -4, तो -4 का स्केयर, -4 का स्केयर कितना होता है, 16। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। तो बिल्कुल सिंपल सा सैम्पल पेपर दिया हुआ है इन्होंने, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरे रिलेशन फंक्शन के एमसीक्यू इस चैनल पे पढ़े हुए हैं तो वो आप देखोगे अभी देखोगे आप 7th क्वेश्चन में कि जो मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ाए हैं, जो आपको सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, उनका लेवल और जो मैंने पढ़ाया है उनका लेवल आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया है ए, पढ़ सकते हो आप। उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और साथ में आपको क्या बोला गया है, एक रिलेशन दिया हुआ है आर, जिसके अंदर एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड। मतलब ये जो आर रिलेशन है, इन ऑर्डर पेयर, इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1, 2, 3, 4 ऑर्डर पेयर है। और बोला गया इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर को मैं रिमूव कर दूं ताकि ये रिलेशन क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये, कौन से ऑर्डर पेयर को आप रिमूव कर दो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। मतलब इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर आप बाहर निकाल दो, इक्विवेलेंस बन जाए। स्टूडेंट्स दिमाग लगाओ, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, बिना ऑप्शन देखे हम सॉल्व कर देंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांसिटिव भी हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होते थे, सेम ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर पेयर है 1, 1 ये सेम है, ये तो रखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। ये जो 2, 2 है ये भी सेम है, ये भी रखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। जो 3, 3 है वो भी सेम है, ये भी रखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो इन तीनों में से तो कोई रिमूव कर नहीं सकते, तो आप कौन सा बाहर निकाल लोगे, 1, 2। जो कहीं 1, 2 ऑप्शन है, ये 1, 2, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जैसे ही 1, 1, 2, 2 या 3 में से कोई भी बाहर निकाला तो रिफ्लेक्सिविटी वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, वो क्वेश्चन इक्विवेलेंस बन ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री या ट्रांसिटिव रिलेशन में से कुछ भी कोई डाउट है तो प्लीज़ इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें एमसीक्यू देख सकते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू बिल्कुल सॉल्व नहीं की गई है, पहले उनका बेस समझाया गया और फिर उनको सॉल्व किया गया, ठीक है। अब बच्चों देखो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए हैं। क्या मैट्रिक्स दी हैं, मैं इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है, इधर ही देख लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स ये दी हुई है और एक ये दी है और बीच में साइन दिया इक्वलिटी का, और बोल रहा है बताओ इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, इस चीज़ की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो आपको पता है 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी हुई, ये अगर फर्स्ट एंट्री है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये फर्स्ट, ठीक है। और अगर आप सेकंड एंट्री ले रहे हो, जैसे आप अगर a- ट्वाइस भी ले रहे हो तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये सेकंड एंट्री। अगर आप थर्ड एंट्री ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थर्ड एंट्री, और अगर आप फोर्थ एंट्री ले रहे हो तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी क्या होगी, सेम होंगी। तो पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है बताओ, ट्वाइस a + b = 4, ठीक है। दूसरी क्या है, a
माइनस ट्वाइस बी इज इक्वल टू -3। तीसरी क्या है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। और फोर्थ क्या है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो बच्चों ये 4 इक्वेशनें दिख गई आपको, जिसके अंदर वेरिएबल्स कौन है ए बी और सी और डी। ठीक है, तो अब आपको इनको सॉल्व करना है और ए बी सी डी निकालने, और वो सारे ए बी सी डी की वैल्यूज इधर डाल देने और अपना ऑप्शन निकाल देना है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या किया हमने, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4a प्लस ट्वाइस बी और 8, और नीचे वाले को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, और ऐड कर दिया। जब ऐड किया ये कैंसिल, ये कितना आ गया 5a और ये कितना आ गया 5, a कितना आ गया 1, a आपका 1 आ गया। तो जैसे आपने a को 1 डाला किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में a की जगह 1 डाल दो तो क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो b कितना आ गया 2। तो आपका a कितना आ रहा है, a कितना आ रहा है बच्चों 1, b कितना आ रहा है 2। अब इन दो इक्वेशनों की टर्न आई। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, और सेकंड को वैसे रहने दिया 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड किया तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 19c, ये कितना आ गया 7, 57। तो c कितना आ गया बताओ 19 1 जा 19 3 जा, तो c आ गया 3। अब इस 3 को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो मैंने 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 में डाल दूंगा c को 3, तो 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11। 11 इस तरफ आ गया तो 15 माइनस 11 इज इक्वल टू डी, तो d कितना आ गया 4। तो आपके पास c कितना आया 3, d कितना आया 4। अब क्या बोलता है a प्लस बी करो, तो a प्लस बी कर दो क्या आ जाएगा 3। फिर बोलता है माइनस करो c, तो माइनस c कर दो, c कितना है 3, और प्लस कर दो ट्वाइस डी 2 इंटू 4। तो ये 3 भी कैंसिल, 2 इंटू 4 आपका 8 आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो a है वो आएगा। ठीक है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, ये आप इजी वे में कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 9th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम 9th क्वेश्चन पे आएंगे। तो 9th क्वेश्चन क्या है, आपको वो पॉइंट निकालना है, ठीक है, जिसके ऊपर जो नॉर्मल है कर्व का, वो कर्व कौन सी है आपकी, ये कर्व है। ठीक है, वो जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हिंट दे गया क्वेश्चन देने वाला। क्या हिंट दे गया वो छोटी सी, वो एक हिंट दे गया कि जो x की वैल्यूज आएगी वो ग्रेटर देन 0 आनी है। तो ये देखो इधर x क्या है नेगेटिव, तो ये ऑप्शन आ नहीं सकता। इधर x प्लस भी और नेगेटिव है तो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ तो ऑप्शन आएगा A, यहाँ तो ऑप्शन आएगा D। अब एक तरीका और भी है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा बाद में जब मैं इस चैनल के ऊपर आपके नेक्स्ट MCQ लाऊंगा। मगर आज मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं। जैसे कोई भी एक कर्व है तो जो टेंजेंट होगा वो किसी पॉइंट पे ड्रा होगा, ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल होगा, नॉर्मल भी एक लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। कहने का मीनिंग है अगर ये एक कर्व है और ये इसका क्या है टेंजेंट, तो नॉर्मल क्या होगा ये लाइन, ये जो लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक है, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा जो dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स, जब भी आप किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हो
एक्चुअल में dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप इसकी dy बाई डी एक्स करते हो, अगर आपने क्या निकाला dy बाई डी एक्स, तो आपको पता है वो 2x आता है। उसका मीनिंग ये है ये कर्व जैसे मर्जी बने, ठीक है, इसका जब भी आप कोई एक टेंजेंट बनाओगे, क्या बनाओगे? एक टेंजेंट बनाओगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, और जो उस थीटा पे टैन की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनना, जो उस थीटा पे क्या होगी? टैन की वैल्यू होगी, ठीक है, वो ही टैन थीटा आपने डिफरेंशिएशन से निकाला हुआ है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है? स्लोप निकालना टेंजेंट की, और कौन से टेंजेंट की? जो उस कर्व का टेंजेंट है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब ध्यान से एक चीज़ और सुनो, फिर उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी। अगर एक इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन है, अगर आपको इसकी स्लोप निकालनी हो तो हमने लास्ट 11th क्लास में फार्मूला किया है, फार्मूला होता है माइनस ए बाई बी। ए क्या होता है? ये फर्स्ट वाले को ए बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। फिर एक कंसेप्ट और हमने 11th में पढ़ा है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, एक की स्लोप m1 हो, एक की स्लोप m2 हो, तो उनकी स्लोपों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। तो ये जो कुछ कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो बच्चों आप पहले वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद ये नोट कर लो, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे दिया है जो कि कर्व है। क्या दिया है? कर्व दे दिया। अभी 1 मिनट मेरे को रब करने दो। तो आपको कर्व दी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। अब आपको पूछा है आपने क्या करना है? नॉर्मल के ऊपर पॉइंट निकालना है। ये कोई कर्व है ऐसे, तो ये इसका क्या होगा? टेंजेंट। ये इसका क्या होगा? टेंजेंट। तो टेंजेंट की बात नहीं हुई है, किसकी बात कर रहा है? ये नॉर्मल की बात कर रहा है, ठीक है। जो पॉइंट नॉर्मल के ऊपर है उसको बताना है। तो आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकाला तो x की डिफरेंशिएशन 1 और 1/x की -1/x²। ये डिफरेंशिएशन कैसे आई, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे लेक्चर्स डाले हैं, आप उधर से देख सकते हो। अब मैंने आपको अभी बताया जो ये डिफरेंशिएशन होती है बेसिकली क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसकी स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मगर अभी मैंने आपको बताया जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? नॉर्मल के। और मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोपों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। कहने का मीनिंग है अगर एक की स्लोप निकालनी हो तो दूसरे के माइनस टाइम रेसिप्रोकल कर लो, और अगर m2 निकालनी है तो वो माइनस टाइम रेसिप्रोकल कर दो m1 का, ठीक है। तो अगर आपने स्लोप टेंजेंट की निकाल दी है और अगर आपको इससे स्लोप किसकी निकालनी है बच्चों? नॉर्मल की निकालनी है। किसकी निकालनी है? नॉर्मल की। तो कुछ नहीं करो, माइनस टाइम रेसिप्रोकल कर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट को। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको माइनस टाइम इससे रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी आएगी x² -1/x²। अभी आप परेशान मत होइए अगर आप में से किसी को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो अभी मैं जल्दी ही इनके MCQ जब लाऊंगा तो मैं आपको जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मगर ये आसान है, ये ऐसे भी क्लियर हो जाता है। टेंजेंट और नॉर्मल क्या है? आपस में परपेंडिकुलर।
तो अगर आपको एक की स्लोप पता है, टेंजेंट की स्लोप पता है, आप नॉर्मल की निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, जो स्लोप है नॉर्मल की वो क्या आ जाएगी बच्चों, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप वो कितनी है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप रेसिप्रोकल कर लो तो कितनी आ जाएगी, -x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1। तो ये किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, ये नॉर्मल की स्लोप है। और ये किसकी स्लोप है, ये वाली टेंजेंट की स्लोप है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 ही मिल रहा है, तभी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना था, हमें पॉइंट निकालना था नॉर्मल पे। तो पॉइंट तभी निकलता है जब पहले स्लोप निकाल लो और फिर कंडीशन देखो क्या है। तो स्लोप निकाल दी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है कर्व का, ये परपेंडिकुलर है। नॉर्मल ये लाइन है ना, ये लाइन क्या है, नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, ये आपको लाइन दी हुई है। इस लाइन का नाम क्या है, 3x - 4y - 7 = 0। मैंने अभी आपको बताया अगर आपको कोई लाइन दी हो आप उसकी स्लोप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको बच्चों, -a/b। इस केस में a तो 3 है और जो b है वो क्या है, -4। तो स्लोप कितना आ गया, 3/4। मतलब इस जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसकी स्लोप आ गई 3/4। अब देखो, अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं जिससे हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो नॉर्मल वाली लाइन है, ये नॉर्मल वाली लाइन और जो ये लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इनकी स्लोपों का प्रोडक्ट, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1। लाइन की स्लोप कितनी है बच्चों, 3/4। और नॉर्मल की स्लोप कितनी है, अभी निकाली थी, -x² अपॉन x² -1। ये नॉर्मल की स्लोप है, इधर से निकाली है, ये कैलकुलेट की है। और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1। क्यों, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अब इस कंडीशन को सॉल्व करके हमसे x निकाल देंगे हम। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। आप सबको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² अपॉन 4x² -4 = 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² = 4x² -4। ये जो 4 है वो इस साइड आ गया और 3x² उस साइड चला गया। तो कितना आ जाएगा, x² = 4। ये कितना आ गया, x = ±2। मगर आप -2 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों गिवन है x आपने 0 से बड़ा लेना है। तो इसलिए आप x क्या लोगे, 2। तो आपके पास x क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा था आपको कि x पॉजिटिव है और पॉजिटिव x कहाँ पे है, a ऑप्शन में और d ऑप्शन में, और हमारा x क्या निकला है, 2, इसलिए ऑप्शन a आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको y निकालना है तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में x की प्लेस में 2 डाल दो, तो 2 + 1/2 y आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y = 5/2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन है, 2, 5/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आज आपको एक ही पार्ट लेके आया हूँ सोल्यूशन का, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए कल लाऊंगा। आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, उसके ऊपर ज़रूर काम किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।